BSc Part 2 Pass Course and Honors Course Mathematics Students, डायनेमिक्स पेपर थर्ड का चैप्टर 3 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, टाइटल ऑफ द चैप्टर इज रेक्टिलिनियर मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। ठीक है, रेजिस्टिंग मीडियम को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधी माध्यम। मतलब वह माध्यम जो गति का विरोध करे, प्रतिरोधी माध्यम। आपने एक बात कई बार फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और कई बार हमने मैथ्स में भी कई बार यूज़ किया है कि जो हमारी गति की 3 इक्वेशन होती हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना। ये हम बात कर रहे हैं जब कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है, मतलब गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ एक्सेलरेशन a की जगह g लिखा है। ये जो गति की 3 समीकरण हैं, ये इस मान्यता पर टिकी हुई हैं कि जब कोई पार्टिकल हवा में ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तब हवा में हवा का प्रतिरोध नगण्य है या 0 है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द एयर इज नेग्लिजिबल और 0, देन ओनली दीज 3 इक्वेशंस होल्ड, अदरवाइज दीज इक्वेशन डू नॉट होल्ड। तो हम आज यही सीखने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हवा या एयर गति करते हुए कण पर कोई प्रतिरोधी बल लगा रही है, ठीक है ना, रेजिस्टिंग फोर्स लगा रही है, तब ये 3 इक्वेशंस लागू नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सबसे कि चूंकि राइटिंग पार्ट अगर मैं यहाँ लिख कर बताऊँ तो वो एज इट इज़ बुक का रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ राइटिंग पार्ट के नाम पर केवल एक पेज ही अपलोड किया है। तो अब आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ बुक खोल के बैठनी है, क्योंकि जो एग्जैक्टली लाइंस एग्जैक्टली मैटर बुक में लिखा है उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आप बुक खोल लीजिए फटाफट, आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और आपकी डायनामिक्स की बुक लाकर अपने पास में बैठिए और चैप्टर 3 जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जिसका कि टाइटल मैंने सामने लिखा है, उसको आप खोलिए। सबसे पहले आपको जो उस बुक में जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, जिसके कि आगे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन। उस पैराग्राफ की हम लाइंस को रीड कर रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, देखिए, जब कोई से मिल गया आपको बुक में, और विपरीत दिशा में कार्य करता है तक। इस सारे जो बातें यहाँ लिखी है उसको हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। देखिए अब क्या कह रहा है ये कह रहा है, मैं इसको पहले तो एग्जैक्टली रीड कर रहा हूँ कि जब कोई पिंड शून्य के अलावा, शून्य मतलब वैक्यूम, किसी भी माध्यम जैसे कि वायु, जल आदि में गमन करे मतलब चले, तो प्रत्येक माध्यम कण की गति का विरोध करता है। ये बात आपको याद रखनी है कि मीडियम ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रतिरोध है ना, ये वेग के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए कि हम इमेजिन करते हैं कोई बालक है, कोई तैराक है, कोई स्विमर है, वो पानी में डाइव लगाता है, किसी नदी में डाइव लगाता है, तो जितनी तेज़ी से वो डाइव लगा रहा है उतनी ही वेलोसिटी से वो अंदर एंटर हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो अंदर एंटर हो रहा है, तो पानी जो है वो उसको उतने ही रेजिस्टेंस फोर्स से ऊपर वापस फेंक रहा है। या हम किसी, कल्पना करें किसी भी, हमने रेत वगैरह में कोई भी हमने एक पार्टिकल फेंका, कोई कण फेंका, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से हम उसमें फेंकेंगे उतने ही ज़्यादा बल से वो रेत उस कण को रोकेगी, प्रतिरोध करेगी। इसका ये मतलब है। ठीक है, फिर हम आगे क्या करें, अतः ऐसे वेग, अब बुक में पढ़ी देखिए आप,
अतः इससे वेग का कोई फलन एफ भी माना जा सकता है। ये इस पूरे पैराग्राफ की सबसे की कंसेप्ट है कि यहाँ पर हम प्रतिरोध बल को मान रहे हैं, प्रतिरोध बल को हम ले रहे हैं फंक्शन ऑफ v। क्यों ले रहे हैं बताइए? फंक्शन ऑफ v का मतलब ये है कि ये जो प्रतिरोध बल है ये v पे निर्भर कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है। जितना हमने अभी भी क्या कहा कि जितना कण का वेग होगा उतना ही प्रतिरोध बल ज़्यादा होगा। तो एक तरह से प्रतिरोध बल, जैसे मान लीजिए इसको मैं P से डिनोट करूं या F से डिनोट करूं, तो F सीधे सीधे V पे समानुपाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? प्रतिरोध बल बुक में देखिए प्राय वेग की किसी घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ये जो प्रतिरोध बल हम इस चैप्टर में कंसीडर कर रहे हैं, ये मान के चल रहा है ये आपका मोस्टली समानुपाती होगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सॉरी सम पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैंने क्या लिखा देखिए आपके सामने, प्रतिरोध बल इज प्रोपोर्शनल्स टू v टू द पावर n। मतलब पहले हमने कहा कि प्रतिरोध बल जो है आपका वो फंक्शन ऑफ v है। अब फंक्शन ऑफ v में भी इसका रूप क्या होगा? रूप ऐसा होगा, मतलब प्रतिरोध बल को हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू v टू द पावर n। तो ये जो k इंटू वी टू दी पावर n है, जिसमें k कांस्टेंट है, ये प्रतिरोध बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर आगे क्या लिख रहे हैं बुक में अपन देख रहे हैं, और ये सर्वदा पिंड की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया दिया, प्रतिरोध का मतलब ये है कि विपरीत काम करना। तो ये तो हमने आपको पढ़ के बताया बुक में ये वाला पैराग्राफ, जो कि आपको केवल समझना है एक बार, इसको कहीं भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है इसमें कि प्रतिरोध बल जब भी हमको लेना होगा तो हम इस तरह से लेंगे, कांस्टेंट इनटू वी टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए इन सबको तो मैं यहाँ पर वाइप ऑफ कर देता हूँ और आगे हम चल रहे हैं। आगे आपको एक डेफिनेशन इसी पेज पर सबसे नीचे लिखी हुई मिलेगी। देखिए आप, इस डेफिनेशन का टाइटल है टर्मिनल वेलोसिटी। बीच में बुक में एक आपको लिखा हुआ मिलेगा हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज गति। उस वाले पैराग्राफ को आप फिलहाल आप स्किप कर दो, हम सीधे आ रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी वाले परिभाषा पे। ये टर्मिनल वेलोसिटी की जो परिभाषा है, ये आपके एग्ज़ाम में जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1/2 मार्क्स के, इसमें आप बुक में देखो अगर पिछले 10 साल के पेपर में, तो लगभग ये 4-5 बार तो पूछ ली गई है। ठीक है, अंतिम वेग, इसका हिंदी में क्या बोल रहे हैं अपन, इसको अंतिम वेग। तो इस परिभाषा को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर इसको आप बुक से उतार के इसको उतारना है और इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी माध्यम में गमन करता है तो उसका वेग एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ता। पिंड के इसी अधिकतम वेग को उसका अंतिम वेग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है। इधर देखिए, एक यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये डायग्राम, इस डायग्राम को लेकर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये ओ कोई भी एक पॉइंट है एयर में, मतलब अर्थ से ऊपर एयर में कोई पॉइंट है, जैसे कोई मकान की ऊपर की छत मान लीजिए आप। यहाँ से हमने एक पार्टिकल को नीचे ड्रॉप किया, ओ से हमने एक कण को नीचे छोड़ दिया गिरने के लिए। तो ये नीचे गिरना शुरू कर गया साहब, यहाँ से ये ओ से नीचे गिरना शुरू कर रहा है। तो प्रैक्टिकली अगर ओ की हाइट बहुत ज़्यादा हो, ओ बहुत ऊंचा हो, तो क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे गिरता है ना साहब, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन जब ये एक निश्चित दूरी तक गिर लेता है, जैसे माना यहाँ तक गिरा हुआ, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 एक वैल्यू मान लीजिए कैपिटल V पे पहुँच गई। पहले इसकी वेलोसिटी V थी, ठीक है, शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, V थी। फिर इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती गई नीचे गिरने के साथ साथ। जब ये एक वैल्यू मान लीजिए कैपिटल V तक पहुंची, उसके बाद इसकी वेलोसिटी और नहीं बढ़ी। मतलब इस लेवल के, ये देखो जहाँ मैं ये रेड कलर का यहाँ लाइन चला रहा हूँ, मान लो यहाँ तक तो वेलोसिटी बढ़ी, ओ से लेकर इस पॉइंट को मान लेते हैं सपोज x।
कैपिटल एक्स। तो यहाँ तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी। शुरू में वेलोसिटी मान लीजिए ये, शुरू में तो हमने इसको ड्रॉप किया, तो शुरू में तो ये 0 वेलोसिटी से गिरना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ओ से नीचे ये गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है लगातार। हर सेकंड इसकी वेलोसिटी पिछले सेकंड की तुलना में ज़्यादा है, यानी कि लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब ये गिरते गिरते किसी एक सर्टेन पॉइंट एक्स पर आया, तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कैपिटल वी है, और इसके बाद जब ये आगे और गिरा तो इसकी वेलोसिटी अब और नहीं बढ़ी, लगातार इसकी वेलोसिटी वी 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 रही। तो इस वेलोसिटी को कहा जाता है अंतिम वेग, ठीक है। क्या पढ़ा अपने परिभाषा में कि जब कोई पार्टिकल ग्रेविटी के अधीन गिरता है तो उसका वेग एक डेफिनेट सीमा से आगे नहीं बढ़ता है पिंड। और हम कह सकते हैं कि जब ये गिरना उसने जब ये गिरा ओ से लेकर एक्स तक, यहाँ से वो गिरा यहाँ तक गिरा, तो ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 थी और एक्स पर आकर इसकी वेलोसिटी कैपिटल वी हो गई मैक्सिमम। इसके बाद इसकी वेलोसिटी गिरा तो ये और भी इसके आगे एक्स से नीचे गिरा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी और नहीं बढ़ी, तो इस वेलोसिटी को बोला जाएगा अंतिम वेग, जो इसका अधिकतम वेग है। आई होप समझ में आ गया आपको। अब दिमाग में अपने एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि साहब ऐसा क्यों हुआ कि ओ से पार्टिकल गिरना शुरू हुआ और एक्स तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, इसके बाद क्यों नहीं बढ़ी। यानी जब वो अर्थ पे टकराया नीचे, है ना, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये अर्थ पे जब टकराएगा तो इसी कैपिटल वी वेलोसिटी से टकराएगा, तो एक्स से लेकर और आगे तक इसकी वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ी, इसका हम यहाँ पर रीज़न, या यूँ समझ लीजिए इसका हम एक आर्टिकल कर रहे हैं जो कि आपको इस सारी बातों को एक्सप्लेन करेगा कि किसी भी पार्टिकल जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है का वेग एक निश्चित सीमा से आगे क्यों नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इसी डायग्राम को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये आर्टिकल भी जस्ट इस टर्मिनल वेलोसिटी के बाद आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, टू प्रूव अबव कंसेप्ट, यानी ये जो अभी अभी अपने आपको बात बुक से पढ़ के समझाई, ये इसको हम प्रूव कर रहे हैं, है ना। और ये आपको बुक में मिलेगा पेज 76 पे। तो देखिए आप, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम टी आफ्टर डिसेंडिंग डिस्टेंस x। हिंदी में देखिए इसका मतलब क्या हुआ। हम लिख रहे हैं कि ये जो सब इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये कण की गति की समीकरण है। कब समीकरण है, जबकि कण x दूरी गिर चुका है और t टाइम उसकी गति का समय है t, और वो x दूरी गिर चुका है। यानी कि यहाँ देखिए आप डायग्राम में, O से कण ने गिरना शुरू किया और P पर जब वो आया, किसी एक पॉइंट को मान लीजिए अपना नाम दिया P, इसकी गति के दौरान का कोई पॉइंट है P, इस दौरान ये x दूरी गिर चुका है। देखिए आप यहाँ दिख रहा है आपको x दूरी, O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो इस समय जब पार्टिकल P पर है, उस समय इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण ये है। अब समझिए ऐसा क्यों है साहब। तो देखिए आप, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए कि P पॉइंट पर, इस पर मैंने 2 बल यहाँ पर दर्शाए हैं, है ना। हमने कण पर लगने वाले 2 बलों को यहाँ दर्शाया है P पॉइंट पर। देखिए एरो से, देखिए ये पहला एरो जो ब्लू कलर में, देखिए आप, ये कौन सा फोर्स है P पर लगने वाला, mg फोर्स, जो कि कण का भार है। भार कौन सा फोर्स होता है, जिससे कि अर्थ कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स। यानी इस फोर्स से तो वो नीचे की ओर आकर्षित है, लेकिन इस P पर इसकी जो गति की दिशा है जो कि नीचे की ओर है, इसके विपरीत दिशा में एक प्रतिरोधी बल कार्य कर रहा है। और वो प्रतिरोधी बल मैंने यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर मैंने इसको हम रेड कलर से दर्शाते हैं ये, और इस प्रतिरोधी बल का मान कितना है, m/v⁴n। ये है प्रतिरोधी बल कण पर कार्य करने वाला। अच्छा, इस बल में m कौन है साहब, m कण का द्रव्यमान है और k कोई कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको क्या बताया था ऊपर इंट्रोडक्शन में कि प्रतिरोधी बल समानुपाती होता है कण के वेग की किसी घात के। तो हमने यहाँ पर मान लिया इस आर्टिकल में कि प्रतिरोधी बल बराबर है प्रतिरोधी बल समानुपाती है v⁴ किसी पावर n के।
और फिर जब इस समानुपाती के साइन को हमने हटाया तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया एम के। अब आप कहोगे साहब एम के क्यों लिया है, वैसे तो हम के लेते हैं खाली। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि हम इक्वेशन 1 को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं इसको आगे, तो हम चाहते हैं ये थोड़ा सा और इजी बन जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर के की जगह एम के कांस्टेंट ले लिया। तो इससे देखिए सरलता क्या रहेगी, यहाँ पर एम कट जाएगा। ओके, अब आप देखिए आगे। अब हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, एरो देखिए आप, इक्वेशन 1 को हम सरल कर रहे हैं कैसे, एम दोनों साइड से मैंने काट दिया। ओके, दिख रहा है आपको, एक्स डबल डॉट को मैंने लिख दिया d2x/dt²। ये आ गई रिमेनिंग इक्वेशन। फिर मैंने देखिए यहाँ पर इसमें से k कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर मैं k कॉमन लेता हूँ तो g/k - v⁴n बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को लेकर हम कुछ यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम 2 इट इज़ क्लियर दैट, यानी 2 से ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक टिल मतलब जब तक g/k v⁴n से बड़ा रहेगा, यानी इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से समझना है। इस इक्वेशन में 2 पद आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, g/k फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है v⁴n। इन दोनों टर्म्स में से g/k तो फिक्स है, क्योंकि ये किससे बना है, g से और k से बना है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये पद तो फिक्स है। लेकिन जो सेकंड टर्म है ये चेंज हो रही है। बताओ क्यों चेंज हो रही है। यस, आप ध्यान से याद कीजिए, मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जैसे जैसे पार्टिकल ओ से गति शुरू करके नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर मान लीजिए थोड़ी सी बढ़ी, फिर और बढ़ी, यानी ये पद लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये पद फिक्स है। ठीक है, तो हम क्या करें, जब तक ये जो 2 पद यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, इसमें से जब तक पहला वाला पद, ये g/k पहला वाला पद इस सेकंड वाले पद से बड़ा रहेगा, तब तक तो इनका अंतर पॉजिटिव आएगा। जब हम 2 राशियों को घटाते हैं तो अगर पहली राशि दूसरी राशि से बड़ी है तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव आता है। हम क्या लिख रहे हैं, टिल g/k > v⁴n x" रिमेन्स पॉजिटिव, यानी जब तक ये घटना घटेगी, ये देखिए जिसको मैंने गोले में कर रहा हूँ, तब तक x" पॉजिटिव रहेगा। और x" पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है बताइए साहब, फिजिक्स आपने पढ़ी है ना। x" का मतलब त्वरण, अगर कण का त्वरण पॉजिटिव है इसका मतलब इसका वेग निरंतर, और निरंतर का मतलब क्या है, हर क्षण इसका वेग पहले वाले क्षण की तुलना में ज़्यादा होगा। इसी को तो बोलते हैं त्वरण। त्वरण से गति का मतलब क्या होता है, वेग में निरंतर वृद्धि, है ना। तो हमने क्या लिखा, पार्टिकल्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज v, ऐसे ऊपर एरो का साइन लगा दिया। इसका साइन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणामतः फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको यहाँ क्या कहा कि साहब v⁴n लगातार बढ़ रहा है ये पद, तो अगर ये बढ़ रहा है तो इस पद को आप इक्वेशन 1 में भी समझ सकते हैं। देखिए आप इक्वेशन 1 में अगर इसको समझें, इसी कंसेप्ट दो वाली इक्वेशन के कंसेप्ट को हम 1 में समझें अगर, तो यहाँ पर भी 2 पद घट रहे हैं आपस में। देखिए इधर मैं आपको इसको डिफरेंट कलर से बता देता हूँ। mg में से घट रहा है mk v⁴n, इसमें से पहला वाला पद तो कांस्टेंट है, लेकिन दूसरा वाला पद जो है वो गिरने के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, पहले वाले पद को हम बोल रहे हैं mg को बोल रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको बोल रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको बोल रहे हैं रेजिस्टिंग फोर्स सेकंड वाले को। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि साहब जब mg और mk v⁴n एक क्षण पे आकर बराबर हो जाएंगे ना साहब। बताइए क्यों, क्योंकि आप देखिए mg तो जो पहला वाला पद है वो फिक्स है, लेकिन सेकंड वाला पद बढ़ रहा है जो कि पहले वाले पद से शुरू में कम है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक क्षण ऐसा आएगा जबकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी इस घटना को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और इससे फर्दर फिर मैंने m से m को कट करके ये लाइन लिखी है, और इससे मैंने क्या लिखा है कि v बराबर, अगर मैं इसका दोनों तरफ nth पावर ले लूँ 1,
nth पावर का मतलब 1/n पावर, तो ये आ जाएगा। यानी कि जब वेलोसिटी कण की इतनी हो जाएगी g/k की पावर 1/n, और इसको मैंने एक सरलता के लिए नाम दे दिया कैपिटल V। तो जब कण की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कैपिटल V मान हो जाएगा इसका, उस केस में d2x/dt² की वैल्यू क्या आएगी, सब बताओ। आप देखिए इसमें, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए इधर आप, ये जो आपका v⁴n बराबर g/k है, अगर आप इसको इस 2 में फिट कर दो तो क्या होता है बताओ, ये ब्रैकेट 0 हो जाता है, ये वाला 0 होते ही d2x/dt² 0। इसका मतलब इस घटना को हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। यानी कि नट शेल में क्या बात हो गई कि शुरू में जब पार्टिकल गिर रहा था, तो जब इनिशियली गिर रहा था तो इसकी वेलोसिटी पहले तो 0 थी जब इसने गिरना शुरू किया, फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई, और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ी तो एक स्टेज पे अगर इसकी वेलोसिटी बराबर हो गई g/k की पावर 1/n, इसको हमने मान लिया कैपिटल V। इस स्थिति में x डबल डॉट 0 हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, x डबल डॉट ही तो था जो कण की वेलोसिटी को और बढ़ा रहा था। तो जब x डबल डॉट ही 0 हो गया तो ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन, यानी कि इसके बाद जो गति होगी, सब्सिक्वेंट मोशन का मतलब इस घटना के बाद जो गति होगी, पार्टिकल का वेग और नहीं बढ़ेगा। अब पार्टिकल का वेग ये कैपिटल V ही रहेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, और इसी वेग को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको आज कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये आप प्लीज़ बुक में से और इसको ढंग से एक बार, आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे आर्टिकल में आपको केवल एक परिभाषा याद करनी है अंतिम वेग की, ये आपके एग्जाम में आती है। बाकी सारी बातें तो हमने उस अंतिम वेग के कंसेप्ट को समझने के लिए लिखी है। ठीक है, तो अब इस पूरे आज के लेक्चर की जो समरी है वो देखिए, ये रही सारांश, कि ये है कि जब रेजिस्टेंस फोर्स समानुपाती होता है साहब वेग की n घात के, देखिए ध्यान से, इसको तो आप जरूर लिख लेना और याद कर लेना, कि जब प्रतिरोधी बल समानुपाती है किसके, वेग की पावर n के, तब अंतिम वेग का जो मान होता है वो ये होता है। अंतिम वेग का संकेत रखा है हमने कैपिटल V, और इसकी वैल्यू है g/k की पावर 1/n। आप नोट करोगे जब हम प्रैक्टिकली, जब हम आगे आर्टिकल और करेंगे, तो हम यहाँ पर n जो है ना, इसकी वैल्यू एक बार तो लेंगे 1, एक बार लेंगे 2, इस तरह के हमारे को आर्टिकल करना है। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो आप देखिए इस फॉर्मूले से अंतिम वेग का मान आ जाएगा g/k, और जब n की वैल्यू 2 होगी तो अंतिम वेग का मान आ जाएगा g/k की पावर 1/2। इसलिए ये फॉर्मूला याद करना आवश्यक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें मेरे समझाने के तरीके में, या जो प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं है ना, इस तरह से लिख कर नोट्स बना के, अगर आपको इसमें लगता है कि सब इसमें ऐसे करने की बजाय ऐसे करो तो ज़्यादा सही रहेगा, तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सेप्ट एंड फॉलो। थैंक यू वेरी मच।